अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। आज के प्रोग्राम का आगाज़ DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जिसके जरिए 4 वाज़ेह तरीन पैगामात और सिग्नल्स दिए गए हैं। सबसे बड़ा सिग्नल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एक रियासती चार्जशीट की शक्ल में सामने आया है, जिसके हवाले से आज पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि दहशतगर्दी के हालिया 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जिसकी वजह यह है कि KP में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। DGISPR के मुताबिक वज़ीर आला KP कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारी मदद करे और साथ ही काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी करे। पाक फौज तर्जमान ने सवाल उठाया कि कौन सी पॉलिसी है कि एक सूबा अफगानिस्तान से मदद मांगे। पाक फौज तर्जमान का दूसरा सिग्नल रियासती पॉलिसी से मुतालिक है, जिसके जरिए वाजे कर दिया गया है कि किसी की ज़ात मुल्क और उसकी सिक्योरिटी से बढ़कर नहीं है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की है। DGISPR के बगौल अगर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना तो फिर क्या उनके कदमों में बैठना है। पाक फौज तर्जमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का काम मुल्क का दिफा करना है और हर सूरत इसको यकीनी बनाया जाएगा, जबकि मुल्क की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज तर्जमान का तीसरा सिग्नल सियासी इंगेजमेंट और राना सनाउल्लाह के 5 बड़ों को एक ही मेज पर बिठाने के बयान के तनाजुर में है कि पाक फौज का ना तो किसी सियासी मामले से कुछ लेना देना है और ना ही इसको किसी सियासी जमात से कोई मसला है। DGISPR के मुताबिक मुज़ाकरात करना सियासी जमातों का काम है। और चौथा और आखिरी सिग्नल अफगानिस्तान और अफगान तालिबान रजीम से मुताल्लिक है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले तमाम हालिया दहशतगर्दी वाक़यात में अफगान शहरी मुलविस हैं और अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद कर रही है कि अफगानिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का मंबा बन चुका है। ये चारों सिग्नल्स अब क्या बता रहे हैं और सियासी जमातों की क्या इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब और हमारे दूसरे मेहमान होंगे PTI इस्लामाबाद के सदर अली बुखारी साहब। सबसे पहले अली बुखारी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आज जो चार्जशीट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जारी की गई है वो कितनी संजीदा है और इस पर आप PTI को कितना परेशान समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई नई बात आई है या कोई परेशानी की बात है। रीज़न बीइंग के हम तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट 4.5 करोड़ अवाम का एक सूबा है, जिसको उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो 2013 से आज तक अवाम जो है वो PTI को, इमरान खान को या उसके इमरान खान के मुंतखब करदा शख्स को वोट देते आए हैं। तो इसलिए अवाम में और अवामी हुकूमत में तो किसी किस्म का कोई ना तज़ाद है, ना किसी किस्म का कोई डिफरेंस है। सो हमने तो हमेशा एक ही बात की कि कभी भी हमने दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं की। हमेशा हमने दहशतगर्दी के अगेंस्ट चलाने जंग किया, फ्रंट रो में खड़े होकर किया। इवन पाकिस्तान की सालमियत की बात आई, जब इंडिया ने अटैक किया तो सबसे पहले आपको पता है जेल के अंदर से इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कहा कि सारी कौम इकट्ठी हो जाए, अपनी फौज के साथ खड़ी हो जाए। सो इशू ये नहीं है। इशू ये है कि अगर आप कुछ एक्शन कर रहे हैं, आप कोई वहां पर किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो कम से कम पॉलिटिकल लोगों को ऑन लूप तो लें, पता तो चले कि क्या हो रहा है। जैसे स्वात ऑपरेशन हुआ था, सारी कैबिनेट को पता था, सारी ऑपोजिशन को पता था, पूरे पार्लियामेंट को पता था कि वहां पर क्या होना है, कैसे होना है, सारी चीजों को पूरी आपकी KP गवर्नमेंट को था पता था। इसी तरह ये हर सूबे का इस्तेहकाक है और उसका हक है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल जब पहली दफा सिंध के अंदर कराची में स्टैब्लिश, सबसे पहले स्पेसिफिकली कराची की बात करूं, जब वहां रेंजर्स को तैनात किया गया तो सबसे पहले सिंध की गवर्नमेंट ने उस पर एतराज किया। उसके बाद उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने करारदाद पास की और उनको 1 साल का टाइम दिया। फिर उसके बाद दोबारा करारदाद पास हुई। तो ये इस्तेहकाक जो है आपके अपने जो मुकामी सत्ता की गवर्नमेंट होती है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास होता है। उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और यही बात CM ने भी कही है। उसने हमेशा यही कहा है, सिटिंग CM सोहेल अफरीदी साहब ने, उससे मैं उनके स्टेटमेंट्स भी सुन रहा था कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम गवर्नमेंट को देखते हैं तो गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा साहब, और ख्वाजा साहब ने उसने एक मैं TV टॉक शो में देख रहा था तो उन्होंने खुद एडमिट किया इसको कि जी कोलेटरल डैमेज तो होता है कि जब हम किसी जगह करते हैं एक्शन तो उसमें बेगुनाह लोग भी शहीद हो जाते हैं। सो बात यह है कि हम तो ये चाहते हैं कि जैसे स्वात या इस तरह किसी भी जगह प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत मामला किया गया, इस तरह किया जाए, ना कि हमें पता ही ना हो, फेडरल गवर्नमेंट को पता हो ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली जो स्टेक होल्डर है उसको पता हो, ना वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को पता हो, ना वहाँ के MPs MNAs या लोकल गवर्नमेंट को पता हो। तो इस तरह तो कोई चीज दुनिया में भी कभी कामयाब नहीं हो सकती। तभी हर चीज, हर ऑपरेशन कामयाब होता है जब उसके पीछे पब्लिक स्ट्रेंथ खड़ी होती है। और पब्लिक स्ट्रेंथ जो है ना, वो मेरे अजीज बात यह है कि पब्लिक स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती है।
डेफिनेटली उनकी जब सपोर्ट हासिल होती है, और जब भी एक्शन किया जाता है या जब भी कोई ऑपरेशन किए जाते हैं और आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कोई भी हो करें, तो उनको हमेशा पिजराइज पब्लिक की तरफ से मिलती है, तभी वो सक्सेसफुल होता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है या जिसको मैं ठीक है। ये समझूं कि वो नहीं है या कोई थ्रेट है या नहीं। हम पाकिस्तानी, हमारा मरना जीना यहाँ पर है। हर पाकिस्तानी को, मैं, आप, आपके कैमरामैन, मेरे भाई भट्ट साहब बैठे हैं, सबको यही ख्वाहिश है कि यार पाकिस्तान में अमन हो। तो अमन के लिए ठीक है, भट्ट तरीकाकार साहब को भी मुहैया गुफ्तगू करना में ऐड पड़ता कर लेते हैं। ठीक है नासिर भट्ट साहब, अब जो पोजीशन एस्टेब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से अपनाई है, उसको वफाकी हुकूमत किस तरह से देख रही है? क्या गवर्नर राज की तरफ मामला जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुखारी साहब की बात सुन रहा, या इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं 2 साल से, या इन्होंने जो बातें की आप मुझे बताएं। ये अभी कह रहे थे मेरे भाई के वफाकी हुकूमत जो है उसको पता नहीं होता। वफाकी हुकूमत जब बुलाती है चारों सूबाई वज़ीर आला को, जब कोई किसी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई एक मेरे मैकेनिज़्म तैयार होता है या उसके लिए एक चीज़ जब बनाई जाती है कि इसके लिए के ख़िलाफ़ कैसे लड़ा जाए, तो उसमें क्या होता है, एक सूबा वज़ीर आला KP के, चाहे ये है चाहे पहला है, नहीं आते। वो आते ही नहीं, उसमें शामिल नहीं होते। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई जब एक मनसूबा तैयार किया जाता है, उसमें चारों सूबों को बुलाया जाता है और उनको एतमाद में लिया जाता है, तो ये नहीं आते। और ये कहते हैं जी कि देखिए दहशत गर्दी की जब कोई वाक़या होता है तो उसकी ये मजम्मत भी नहीं करते। क्यों कि मुझे नहीं समझ आती कि आप ये कह रहे हैं जी कि हम तो अवाम साथ होती है। अवाम आपके साथ किधर है? अवाम आपके साथ होती तो आप KPK का ज़िमनी इलेक्शन हारते। बात यह है कि ये जो ज़िद है, ये जो अना है, ये इनके ही लोग थे। वो एक MNA उसको निकाले, उसका वो एक निकालने फुटेज, वो कहती है कि अल्लाह माफ़ करे पहले इमरान फिर पाकिस्तान। तो इनका जो रवैया है, अब देखें ना, अब मुझे बताएं कि जब एक मुल्क जंग लड़ रहा है अपने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, उसमें क्या किसी सियासी जमात कोई ऐसी आपने देखी है किसी मुल्क में कि वो अलग खड़ी हो जाए, वो उन दहशत गर्दों के लिए बात करे? इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। ये वही लोग हैं, जब वो कतर में एक मुआहदे करके ये जब प्राइम मिनिस्टर मुसल्लत हुआ था तो उन लोगों को छुड़ाया, आपके सामने है। बात यह है कि अब भी अगर इनको समझ नहीं आ रही तो अब एक इदारे ने खुल के ये बात कर दी कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ना जो है वो एक मनसूबा होता है, एक टीम होती है। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला को जब बुलाया जाता है, एक उसके लिए जब एक कोई तरीक़ाकार तय किया जाता है, तो उसमें अगर एक सूबे का वज़ीर-ए-आला ना आए और उसके बाद वो बयान भी दे कि नहीं जी, नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, कोई दहशत गर्दी नहीं है, तो इस तरह के हालात अगर आप पैदा करेंगे और आप समझें कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो 2 साल से तो यही कर रहे हैं। ये आज भी मुझे बताएं कि आज भी अगर ये कह दें, देखें ये एक ऐसी जमात है जो अपनी फोर्सेस पे हमले करती है। आप इनको देखें 2 साल से ये जो लोग जिनको सुनाई उन्होंने क्या किया है, उन्होंने GHQ पे हमला किया है, उन्होंने 9 मई किया है, वो चले गए हैं रेड जोन में जहाँ हाई कोर्ट ने रोका कि नहीं जाना। ये लोग, मैं ये बात बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि इनको ये समझ आनी चाहिए। ये समझते हैं कि लोगों को पता नहीं है, दुनिया क्या पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है कि ये लोगों ने 9 मई किया। ये दहशत गर्दी के खिलाफ जब कोई इस तरह की एक पॉलिसी बनाई गई, एक वाहिद सूबा है जिसने इनकार किया, उसका वज़ीर आला चाहे ये है चाहे गंडापुर है, वो इसकी हमेशा मुखालफत करते हैं और शामिल भी नहीं होते। आप ये देखें। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, जितने लोग पकड़े गए जिनको सजाएं हुई वो किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? PTI से। अभी देखें, आपने कहा कि इनके जो अपोजिशन है उसके साथ बैठ के बात करें, इनकी नीयत ही नहीं ठीक। इस पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं था कि ये अपोजिशन के साथ बैठ के बात करते हैं। इन्होंने महमूद खान अचकजई को रख लिया, इन्होंने राजा नासिर अब्बास को रख लिया जिसका PTI से ताल्लुक नहीं है। ठीक है बुखारी साहब, सवाल ये है कि मतलब आप लोग मुज़ाकरात में भी नहीं बैठते हैं, बुखारी साहब मुज़ाकरात में भी नहीं बैठते हैं, फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर लिया जाए तो तमाम तर इल्ज़ामात आपके अगेंस्ट हैं, और फिर सोशल मीडिया पर जो PTI की जानिब से हर्जा सराई की जाती है इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि हर चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है? आपको अपना इमेज ठीक करना चाहिए, इमेज बिल्ड करके एक अच्छी जमात के तौर पर सामने आना चाहिए जो मुल्क के साथ मोहब्बत करे, अवाम के साथ मोहब्बत करे।
ना सिर्फ एक देखिए लीडर के साथ यार, मोहब्बत करें। मैं एक चीज आपको बताऊं कि हम भी थोड़ा सा हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। हमने इससे भयानक इल्जाम जो है ना उन पार्टियों पे देखे जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। आप जो 77 में जब कू और 79 में जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी लगाई गई, उसके बाद जो जनरल ज़िया उल हक साहब की रजीम थी, जिसका हिस्सा थे मियां नवाज शरीफ साहब भी, जो उस टाइम उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए, त्यारा अगवा, बगावत, सारी ये चीजें आप देख लें। वो पूरा जेट सवारियों वाला पैसेंजर प्लेन पूरा अगवा करके मीर मुर्जा भुट्टो से लेके और दहशतगर्द और जुल्फकार और पता नहीं क्या क्या हम सुनते आए। दैन उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आ गया 99 के अंदर, परवेज मुशर्रफ साहब ने जब कू किया। तो उसके बाद जो मियाँ साहब पे अगवा और ये जो आपका टेररिज्म केस था, जिसको हम कहते हैं गद्दारी केस, सारे तो इन्होंने भुगते हुए हैं ना, ये तो सारे होके आए हुए उसके अंदर से। देन उसके बाद फिर पनामा तक पहुंच गए। तो ये ऐसी चीजें कोई भी नहीं है जो अभी बैठे हुए दोनों पार्टियां जो इनके ऊपर इल्जाम नहीं थे या बहुत दूध के धुले हुए थे या इनके ऊपर ऐसे मामलात नहीं थे। सो कहने का मकसद ये है कि ऐसे केसेस पॉलिटिकल पार्टीज पे बनते आए हैं। मकसद ये है कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, और मुल्क की सबसे ज्यादा जिसको हमायत याफ्ता, अवामी हमायत याफ्ता पार्टी है, वो कौन सी है? तो वो सिर्फ एक है और उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और सबसे मकबूल तरीन लीडर सिर्फ इमरान खान है। उसकी वजह बता देता हूँ कि इन्होंने अभी बाई इलेक्शन की बात की। यार हम तो जब भी इलेक्शन का बायकॉट करते हैं तो सारी पार्टियां, ये जो साथ बैठे हुए ये भी लद लद अपने तकरीरें शुरू कर देते हैं और अपने लोगों को टिकट देना शुरू कर देते हैं। अभी भी देख लें जो बाई इलेक्शन की बात की, हमने जब इलेक्शन लड़ा तो ये सारी की सारी 13-14 पार्टियां इकट्ठी हो गई। तो ये किसी के कहने से तो नहीं होता, ये चीजें तो चलती हैं। कहते हैं ना, तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबरा है अकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हमारी तारीख है पिछले 78 साल के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज एलिमिनेट कर दी गई हुई। इवन पॉलिटिकल पार्टीज को खुद पॉलिटिकल पार्टी ने जब एलिमिनेट करने की कोशिश की, जिस तरह एएनपी आपके सामने बैठी हुई है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में इसका नाम नैप था, नेशनल अवामी पार्टी, जिसको खत्म किया गया, उसको बैन कराया गया, लेकिन वो एएनपी के नाम से आज भी जिंदा है और उसके पास मौजूद है। सो बात यह है कि ये सारी चीजें बुखारी साहब कहने को बुखारी साहब आपकी बात से, आपकी ही बात से बताएं जिसने जीएचक्यू पे हमला किया है। एक नाम बताएं कि सियासी जमात है जिसने जाके कोर कमांडर के घर को चलाया है। एक सियासी जमात का नाम बताएं, पाकिस्तान की कोई ऐसी सियासी जमात का नाम बताएं जिसने हिंदुस्तान के मेरा सवाल भट्ट साहब ने कर दिया हो जाए तो फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा। जरा अपनी तारीफ ठीक कर, भट्ट साहब जवाब ले लें, आप भट्ट साहब जवाब ले लें। मैं नासिर भट्ट साहब की बात का जवाब भी देता हूँ, क्योंकि भट्ट साहब जवाब ले लें। बड़े एहतराम का रिश्ता इनसे, जी बताएं। कम रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर ज्यादा रहे हैं, उनको पता नहीं होगा जनरल ज़िया उल हक के घर बम मारने का भी, जनरल ज़िया उल हक के घर बम मारने का भी एलिगेशन था, हैंड ग्रेनेड। और इससे आगे चले जाए, लेटेस्ट बता देता हूँ, 1999 में जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम था वो जीएचक्यू का नहीं था, वो सिटिंग आर्मी चीफ के जहाज को उधर ले जाने का किसी और मुल्क अच्छा, बुखारी साहब बदला क्या है फिर? बुखारी साहब बदला क्या है? देखिए मैं थोड़ा बदला क्या है? बदला आप लोगों ने तो बदलाव करना था ना, नई चीज करनी थी। आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री से कुछ बदलाव आगे लेके आए ना। आप तो वही चीजें बता रहे हैं कि जो उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, हमारा वक्त भी आएगा। बिल्कुल भी नहीं, हमने बिल्कुल वैसा नहीं किया। हमने आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा भी वक्त आना है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम तनकीद करेंगे, हम फौज पे तनकीद करेंगे, इदारों पे तनकीद करेंगे, हुकूमत पे तनकीद करेंगे। वक्त तो आना ही आना है जिस तरह दूसरी पार्टीज का है। देखिए बात यह है कि अब मैंने तो बड़ा चुन के अल्फाज का चुनाव किया। मेरी बात का मतलब बड़ा सिंपल सी मैंने बात की है। मैंने कोई रॉकेट साइंस या केमिस्ट्री फिजिक्स की बात नहीं की, बड़ा 2+2 4 की बात की है मैंने। और मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि मेरा ही लीडर वो इमरान खान है, जिसने जेल के अंदर बैठ के ये जो मई के अंदर इंडिया के साथ जब जंग गई, सबसे पहले उसने कहा कि अपने सारे लोग अपने फौज के पीछे खड़े हो जाओ। आज तक मियां नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट आई है मोदी के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट? एक स्टेटमेंट दिखा दें मुझे। मई के बाद से आज जनवरी आ चुका है भाई, नहीं है, ऑन रिकॉर्ड। भट्ट साहब से पूछ सकते हैं, भट्ट साहब बता दीजिए। भट्ट साहब ने आपसे सवाल किया, अब भट्ट साहब से पूछ लेते हैं। बुखारी साहब आप मेरी बात सुने, मुझे बताएं वो अलीमा खान कौन है जिसे हिंदुस्तानी मीडिया को इंटरव्यू दिया, वो कौन है, किसकी बहन है? और दूसरी बात सुने, ये अभी जो हुकूमत है ना मुस्लिम लीग नून की और सब मिलकर जो जमाते हैं, नून का जितना भी कोई भी अगर सामने कोई चीज आती है, कोई फैसला होता है, वो मियां नवाज शरीफ का होता है। चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं। ये जितना हुआ ना, अभी आपको बता देता हूँ आप में और हम में क्या फर्क है। जब अभिनंदन आया था ना, जब आपका वो नाम ने वज़ीर आज़म बना, सुने मुसल्लत हुआ था, तो सुन ले जरा, अब जरा खामोशी से बात सुने मेरी। तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब।
उन्होंने कहा कि इमरान साहब आप वज़ीर आज़म हैं, अभी हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है आप फैसला करें कि उनके साथ आपने क्या सलूक करना है, हम आपके साथ हैं। तो इसने कहा था क्या मैं हमला कर दूं, और वही जो कहते थे हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, जब अब हिंदुस्तान ने ये किया तो ये लीडर था मियां नवाज शरीफ, उसकी जमात है जिसका भाई वज़ीर आज़म है, उसने और बाकी जो हमारे साथ हुकूमती जमातें हैं उन्होंने फैसला किया कि पकड़ो इनको, हिंदुस्तान को मारो। फिर हमारे जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं उन्होंने फिर वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि हिंदुस्तान को पिछले 70 साल का बदला भी हमने दे दिया और वो भागा अमेरिका के पास गया। ये फर्क है हम में और आप में। आप अगर मुहब्बे वतन होते तो आप कभी भी अपनी फोर्सेस पे हमले ना करते, अच्छा, सिंपल मुझे करते। आज मुझे एक सियासी जमात बताएं, एक चीज ऐड करना चाहता हूं, एक सियासी जमात बताएं जिसने GHQ पे हमला किया है और या जिसने कोर कमांडर गाड़ी, ये एक वायद ऐसी है, आप सियासी जमात नहीं है, आप मुसल्लत किए गए हैं। अब आपका हाल वही है, अगर आपने अपना रवैया ना बदला तो आपके साथ इससे ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए बस मैं सिर्फ आपके, अच्छा बुखारी साहब क्विकली बता दीजिए बेहतर कैसे होगा। सेकंड ऐड कर जी, देखिए मैं क्विकली बता दीजिए बेहतरी कैसे आएगी, मतलब किस तरह से बेहतर करेंगे। मुझे ब्रेक की जाने पड़ना था, आपका जवाब लेकर। नासिर भट्ट साहब ने पूरे 5 मिनट में एक चीज नहीं बताई कि आज तक मियां साहब की कोई, मियां नवाज शरीफ साहब की कोई स्पीच, कोई उन्होंने कंडेम किया हो इंडियन अटैक को या उसके साथ हमारी फौज के साथ खड़े हो। सिंपल सी बात पूछी, सिंपल सा जवाब था जिसका जवाब आज इनके पास नहीं। हर मशवरा मियां नवाज शरीफ से लिया जाता है। दूसरी बात इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, साहब ने भाई अपनी कब्र में जाना है। मियां साहब आपके लीडर है, 4 दफा आप कहते हैं वज़ीर आज़म है वो, और उसको अगर फारग करना तो और आप वाला तो जिस चोरी में बंद है ना, जो पहले उसका जाके अदालत से जाके अपनी जुर्माई साबित करें, वरना 14 साल इधर ही रहेगा वो। बता दूं, ठीक है ना, आपने अपने रवैये ना बदले और आप इसी तरीके से चलते रहे तो फिर आपको वही, आपका हाल वही होना है जो काफ लीक का हुआ है। ठीक है भट्ट साहब, और मुसल्लत रहे थे 10 साल, मुशर्रफ उनके पीछे था। भट्ट साहब बुखारी साहब क्या हुआ है कि अब उसके बाद 2 बंदे नहीं है। अब आप भी अगर नहीं बदलेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर आपका हाल यही होना है जो काफ लीक का हुआ है। भट्ट साहब पता नहीं क्या चाहते हैं। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। और नासिर भट्ट साहब, अली बुखारी साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम DGISPR की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दिफाई तजिया हासिल करेंगे और इस तनासुर में पाक अफगान ताल्लुकात का जायजा लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर दिफाई तजियाकार और साबिक निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से देख रहे हैं आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि डू मोर सिर्फ अफगानिस्तान को ही करना होगा। लेकिन DGISPR ने आज बहुत मुफस्सल डिटेल ब्रीफिंग दी है। पिछले पूरे 2025 का उन्होंने बताया भी है कि कैसे क्या प्रोग्रेस है, कैसे ऑपरेशन हुए हैं, कितने ऑपरेशन। ही सेड के 75,000 ऑपरेशन हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं और उसमें तकरीबन रोज़ के 200 के करीब इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए हैं। और उन्होंने बताया कि कितना 2021 से लेके 2025 के दौरान में कितनी कैजुअल्टीज थी और फिर एंड में जाके कितनी कम होनी शुरू हो गई हैं कैजुअल्टीज। और फिर टेररिज्म के अंदर भी कमी हुई है 17 to 19%। जो हमने बॉर्डर को क्लोज किया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद की है, अफगान ट्रांजिट बंद की, इससे उनकी स्मगलिंग बंद हो गई है, वेपन की स्मगलिंग बंद हो गई है, सारी चीज़ें उससे फ़र्क पड़ गया है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बात बड़ी क्लियर की है कि अभी कोई जो है ना वो रियायत की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ हार्ड स्टेट। वी वांट कि अफगानिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोके, इन ख्वारजियों को वहाँ से पीछे धकेले और तस्दीक शुदा कोई हमारे एविडेंस होनी चाहिए कि वाकई वो कुछ कर रहे हैं, रोक रहे हैं उनको। और सेकंड, जो ऑपरेशन है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। 3 प्रोविंस जो हैं, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से बहुत फुल कोऑपरेशन है। बड़ा दिन KPK की तरफ से थोड़ी सी ल्यूकवाल रिस्पॉन्स है। इट हैज़ टू बी बेटर वन, क्योंकि वहाँ पर इलीगल स्पेक्ट्रम और पोलिटिकल लिंकेजेस वगैरह की भी खबरें आ रही हैं, जिससे इसको काउंटर टेररिज्म में बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो हुंडी का पैसा, नारकोटिक्स का, स्मगलिंग का, टायर स्मगल्स का, गाड़ियाँ स्मगल जो होती हैं वो यूज़ होती हैं इन कामों के लिए, उसको रोकने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि फील्ड मार्शल ने तो तहिया किया हुआ है आसिम मुनीर ने कि हमने मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, दहशतगर्दी को। जितनी कुर्बानी देनी है, जो शहादत देनी है, हम देंगे। लेकिन इलीगल स्पेक्ट्रम ख़त्म होगा तो फिर बहुत आसानी से इस काम हो सकता है। और फिर उन्होंने नेक्सस बताया है किस तरीके से इंडिया का और अफगान तालिबान का नेक्सस है, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको कैसे प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहे हैं।
इंडिया को जो मार पड़ी है मार के हक में, उसको वो अभी तक भूल नहीं सक रहे हैं। उसके लिए वो फिर अब दायरे कोई ना कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई हो गया है, जिससे कि हमने इसका इस्तेफाश इंडिया को दिया, उसका मुंह काला किया है। उससे पाकिस्तान को दुनिया सुनती है, समझती है। फील्ड मार्शल आसिम इज नाउ इज द मोस्ट फेवरेट जनरल ऑफ ट्रम्प का भी, और फिर यूरोपियन और मिडिल ईस्ट में भी आप देख लें, हर जगह उनकी इज्जत अफजाई होती है। तो ये पाकिस्तान का एक रीजन में रीजन स्टेबलाइजर बन गया, यहाँ तक बल्कि मिडिल पावर्स का वो लीडर बन गया। तो ये चीजें अगर आप देखें तो उन्होंने बताया कि जी इसके लिए अब स्पेशल नेशनल एक्शन प्लान जो रिवाइज किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जो कि केपीके में नहीं हो रहा, लेकिन बलोचिस्तान की गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर है, एसएसपी है, एमपी है वहाँ का है, एक दो मिलिट्री के पर्सन हो गए जिसको मॉनिटर करेंगे। और 1-1 अरब रुपया हर डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने दिया, और अगले साल से वो 3 अरब रुपया कर देंगे। आप सोचें एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 3 अरब लगेगा, जिसमें कोई रोड भी बन जाएगी, स्कूल भी बन जाएगा, फिर कोई छोटी इंडस्ट्री भी लग जाएगी, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, तो आप सोचें कितना उस एरिया में जब डेवलपमेंट होगी इकोनॉमिक, तो फिर लोगों को जॉब भी मिल जाएंगी। तो वो ऑटोमेटिकली ये जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंसी होती हैं इनके काबू में आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको जब जॉब मिलेगी तो दे विल नॉट लुक टुवर्ड देम, वो अपनी फैमिली में मर्ज हो जाते हैं, मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। और साथ ही सबके सोसाइटी की जरूरत भी है कि आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में लोगों को ब्रेन वॉश होते हैं वो वहाँ को बताएं, समझाएं। मदरसों की आप जो मदरसा रिफॉर्म ही नहीं हो रहे हैं, वो उन्होंने बताया नेशनल एक्सप्लान पे अमल नहीं होता। 32,000 मदरसे हैं, 16,000 रजिस्टर्ड है, 16 रजिस्टर्ड ही नहीं है। उनमें क्या एजेंडा है, क्या फाइनेंसिंग आती है, कहाँ से फंडिंग आती है, क्या वो चाहते हैं, वो हमें नहीं पता। तो आई थिंक ये इस तरह की बातें उन्होंने मुफस्सल बताई हैं, और ये भी बताया कि वी विल कंटिन्यू दिस ऑपरेशंस, वी विल बी वेरी हार्ड सेट। अगर इंडिया थ्रेट करता है या अफगानिस्तान थ्रेट करता है, वी आर नॉट पुश्ड, वी हैव मेड ऑल कॉन्टीजेंसी प्लान्स, वी आर रेडी ऑन बोथ साइड एंड वी विल सॉर्ट देम आउट इफ दे एवर डू फॉर मिसबिहेवियर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब अफगान तालिबान रजीम के साथ मामला किस तरह से देख रहे हैं आप, जो बज़ाहिर तो रुका हुआ है, चलेगा, आगे बढ़ेगा, क्या स्टेटस है इसका आपके ख्याल में? देखिए, पाकिस्तान ने तो उनसे कोई बात नहीं करनी है। अगर उन्होंने बात करनी है, दे शुड कम। हमारी रिक्वायरमेंट एक ही है, अपनी सरजमीन से किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करने दें। हमारी तो एक सिंपल रिक्वायरमेंट है। हम आपको लॉजिस्टिक्स भी देते थे, हम आपको ट्रांजिट भी देते थे, आपके पेशेंट भी आते थे, आपके स्टूडेंट्स भी आते थे, हम हर किस्म की सहूलत दी हुई थी। नो मोर, ऑल स्टॉप्ड टिल द टाइम यू कम एंड टॉक टू अस कि जी यस, अभी हम आपको गारंटी दे रहे हैं और ये मीडिएटर्स हैं, इसके हम आइंदा की ऐसी बात नहीं करेंगे। अदरवाइज हम वी हैव ऑल द राइट। जो पाकिस्तानीज हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो टीटीपी वाले हैं या फिर तो हिंदुस्तान है या कोई पाकिस्तानी जहाँ भी छुपे हुए, उनके पीछे भी ऑल द राइट, वी विल गो, वी विल टॉप टारगेट देम, उनको मारेंगे भी। यस, अफगान तालिबान रजीम और अफगान अवाम से हमें बहुत हमदर्दी है। अफगान तालिबान रजीम से हमारे अभी हालात ठीक नहीं है, बिकॉज वी फील कि ये इलिजिटमेट गवर्नमेंट है, ये पॉलिटिकल इंक्लूसिव नहीं है। 42% हैं ये टोटल पश्तून्स, और 58% जिसमें हज़ाराज हैं, उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, फिर वो तुर्किस्तान के लोग हैं वहाँ पर, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर उसके बाद ये इन्होंने पूरी हुकूमत का काम होता है कि जनरल इलेक्शन कराना, अवाम अपनी मर्जी की हुकूमत सेलेक्ट करें, वो नहीं है। 15-20 लोग बैठ के पूरे मुल्क को चला रहे हैं, तो और वो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं। ये सारी चीज़ों देखते हुए पाकिस्तान विल नाउ एंश्योर, हाँ अगर वहाँ से कुछ हरकत होगी, वी विल बी वेरी टफ, वी आर हार्ड सेट, वी विल फॉलो इट टिल एंड। ठीक है। अच्छा हारिस साहब, आपके नज़दीक अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात की ऑप्शन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है या अभी इम्कानात बाकी हैं, मामला दोबारा शुरू हो सकते हैं अगर वहाँ से लचक आती है, वहाँ से मामला ठीक होते हैं तो? देखें, अगर वो चाहते हैं या वो ईरान है, चाइना है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, किसी के थ्रू निगोशिएट करना चाहते हैं, डायलॉग के ऑलवेज ओपन। लेकिन उसके लिए हमारी कंडीशन ये है कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, डायलॉग कामयाब तब होगी। इसके अलावा हम आपसे नहीं करेंगे, और आप खुद भी करना चाहते हैं देन हमारी ये कि आप इन राइटिंग दें और हम उसको मेडिएटर से किसी काउंटर साइन कराएं, ताकि कोई गारंटर हो इसके अंदर। लेकिन कंडीशन हमारी तो एक है सिंपल, नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
बस दैट्स ऑल। और ये हमारे जितने पाकिस्तानी हैं टीटीपी वाले, इनके खिलाफ हम जहां अफगानिस्तान में भी जाना हो जाएंगे, इनके पीछे इनको मारेंगे। वी विल नॉट लीव देम, छोड़ेंगे इनको किसी हालत में नहीं। ठीक है। अच्छा, आपके नज़दीक अफगानिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी का वे फॉरवर्ड अब क्या है? देखिए, वेट फॉरवर्ड यही है कि अफगानिस्तान हैज़ टू इंश्योर कि वहां पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कंट्रोल करे। बहुत पैसा अमेरिकन दे रहे हैं इसको, 7.1 बिलियन डॉलर का वेपन एम्यूनिशन छोड़ के गए हैं। हर हफ्ते इनको मिलियन ऑफ डॉलर्स वो दे रहे हैं, एंड दैट मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बजाय इसके ये अफगान अवाम पे खर्च करें, उनकी रिहेबिलिटेशन पे खर्च करें, रिकंस्ट्रक्शन में खर्च करें। 144 बिलियन डॉलर्स उन्होंने दिए थे रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसका कोई हिसाब नहीं है इनके पास। उनकी जो फौज बनाई थी, 90 बिलियन डॉलर लगाए, वो अकेले जो ही अमेरिकन गए हैं वो फौज तितर होगी, नजरें नहीं निकाल गई। तो ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान ने देखिए हर मौके पे हर जगह उनका साथ दिया। हम इनको हमेशा वीट देते थे, उसके बाद इनको फर्टिलाइजर देते हैं, इनको शुगर देते हैं, अफगान ट्रांसफर कभी रुकावट नहीं डाली है। बट देन यू हैव आल्सो सर्टेन थिंग्स टू डू, और वो ये कि आप कम अज कम हमसाया मुल्क की तरफ जो आपने कमिटमेंट की दोहा में कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, स्टॉप इट, दैट्स ऑल, व्हाट एल्स वी वांट, नथिंग एल्स। लेकिन इसके लिए अगर हम अपने मुल्क में अपने हमारे अच्छा सर, पश्तून भाई, बलोच भाई सब हमारे शहीद हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है उनका, उसके बाद आप हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, वी हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ 150-160 बिलियन डॉलर्स का, एंड डिस्पाइट द फैक्ट हम आपको सपोर्ट करें तो आपकी भी तो ऑब्लिगेशन है, डू इट नाउ। आई थिंक नाउ दे शुड बी, दे रियलाइज। अच्छा सर, आखिर में ये बता दीजिए कि आपको नहीं लगता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हम एक तवील जंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये मामला जल्दी खत्म हो जाएगा, मामला जल्दी ठीक हो जाएंगे? आई एम वेरी पॉजिटिव कि 2026 जो है ना, ये इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से। अभी भी काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटी स्टॉप हुई जब से हमने बॉर्डर सील किया हुआ है, उस वक्त से काफ़ी 20% के करीब टेररिज्म वैसे ही ख़त्म हो गया है। और जितनी तादाद में हम तश्कीलें हमने देखी, किसी के जितने लोग आ रहे हैं उनको हम मार रहे हैं और उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ला के उनको भागने में नहीं दिया, और सारे के सारे तश्कीलों को मारते रहे। इट अफेक्ट्स अ लॉट। और इसमें ज़्यादातर अफगानी थे, आप ये देखें, इसका मतलब अफगान 100% सपोर्ट उनको कर रहे हैं। अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दे आर आइडियोलॉजी एक है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अभी जब हम इनके साथ रिलीजियस सपोर्ट बंद किया तो कुछ अर्से के बाद खुद ब खुद आपसे आके बात करेंगे, और फिर ये गारंटीज के साथ हम इनसे मुआहदा करेंगे, देन वी विल अलाउ, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट ओपन करेंगे और अफगान ट्रांजिट को खोल देंगे। ठीक है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में बात होगी ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों की, जो अब 9वें रोज में दाखिल हो चुके हैं, और अब इन मुजाहरों का दायरा 26 सूबों के 78 शहरों तक फैल गया है, जहां मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों में हलाकतों की तादाद 19 से जायद हो गई है। इंसानी हकूक पर नजर रखने वाले खबरसां इदारे HRNA ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फायरिंग के वाकयात में 50 से जायद मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं, जबकि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 990 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एहतजाजी मुजाहरे सख्त सिक्योरिटी इकदाम और पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की इजाफी तैनाती के बावजूद मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत ने एहतजाज का दबाव कम करने के लिए अवाम को आइंदा 4 माह तक $7 माहाना अलाउंस देने का ऐलान किया है, जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि एहतजाज करने वालों के जायज़ मुतालबात ज़रूर माने जाएंगे। ताहम ईरानी स्पीकर के गैर मुल्की एजेंडों की साजिशों को नाकाम बनाने का दावा भी सामने आया है। ईरान एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से सूरत हाल कितनी संगीन हो चुकी है, इस पर बात करने के लिए हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन साहब। जॉन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले सर ये बता दीजिए कि मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं, चाह क्या रहे हैं मुजाहिरीन? बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। मुजाहिरीन के जो डिमांड्स हैं वो इकोनॉमिक हैं, और उन्होंने बेसिकली रिक्वेस्ट ये की है कि किसी तरीके से जो डॉलर की सिचुएशन है, जो 40% 45% डिप्रिसिएशन आई है तोमान की, रियाल की वैल्यू में, उसको जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑफिशियल प्रोटेस्टर्स थे शुरू में, जो बाजार बुजुर्ग में प्रोटेस्ट हुए जो कि जेन्युइन थे, वो प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुके हैं। कोई लार्ज स्केल प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहे। जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ऑब्वियसली वो एग्जैजरेट करके, सेंसेशनलाइज करके दिखाई जाती हैं वेस्टर्न मीडिया में, बट जो डिमांड्स थी वो और किसी हद तक गवर्नमेंट ने सुनी भी और उसका जवाब भी दिया, और सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट थे उनको हटाया भी। तो वो डिमांड्स तो कंप्लीट हो चुकी हैं और प्रोटेस्ट ऑफिशियली एंड हो चुके हैं। अभी जो प्रोटेस्ट सो कॉल्ड
कोट एंड कोट चल रहे हैं वो 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप बाहर आता है, वो वायलेंस करता है और वो रिट्रीट कर जाता है। तो और उस पर कोई शक नहीं है कि किस तरीके से मोसाद ने और यूएस ने इसको इन्फ्लुएंस किया हुआ है। मोसाद का ट्वीट आपके सामने है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट आपके सामने। अच्छा जॉन साहब, ये बताइएगा, जो ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से कि माहाना 4 माह तक $7 दिए जाएंगे, क्या इस ऐलान से मुतमईन है ईरान की अवाम? देखिए, $7 वहाँ के हिसाब से, हमारे पाकिस्तान के हिसाब से बहुत कम लग रहे हैं, दुनिया भर के हिसाब से बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन मैं बताता चलूँ ईरान के लिए ये एक, आई थिंक, एक रीजनेबल चीज़ है, क्योंकि पेट्रोल यहाँ पे ₹5 लीटर है, गैस और बिजली के बिल यहाँ पे तकरीबन ₹150, ₹200 आते हैं महीने के, ₹1000 मैक्सिमम आते हैं महीने के। तो $7 ऑब्वियसली इज फॉर अदर्स, दूसरों के लिए ये रीजनेबल नहीं होगा, लेकिन ईरानियों के लिए प्रीटी मच रीजनेबल अमाउंट है जो गवर्नमेंट कर सकती है लार्ज स्केल पर। ज्यादा नहीं है, फिर भी कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं है फिर भी, लेकिन ये तकरीबन 1 मिलियन तोमान यानी 10 मिलियन रियाल बनता है ईरान के हिसाब से, जो कि आई वुड से कि काफी जो लोअर तबका है, जो जो पसमानदा तबका है, उसके लिए आई थिंक ये एक रिलीफ जरूर है। जॉन, एक महीना गुजर जाएगा इन $7 में आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। $7 में एक महीना नहीं गुजरेगा। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी मुल्क में किसी भी गवर्नमेंट की जो भी रिलीफ होती है, जो या जो रिलीफ पैकेज होता है, जो इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, और जो भी स्कीम्स होती हैं, उसमें महीना तो नहीं गुजार सकता इंसान, लेकिन ऑब्वियसली एक कुशन होता है, एक पुशबैक होता है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट के रेट्स हैं वो भी गवर्नमेंट सेट कर रही है, और दो राय नहीं है इसमें कि इसमें पूरी गवर्नमेंट की एड से जो है वो बंदा महीना नहीं निकाल सकता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट, आप मुझे खुद बताएं कि क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट। $100 देना शुरू कर दे लोगों को। यहाँ पे सैंक्शंस की वजह से गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो लोगों को कैसे पैसे देंगे? ये भी तो पहलू है ना जो हमें समझने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा जॉन, अब क्या ईरान में अमरीकी और इसराइली हमले का ख़तरा भी महसूस किया जा रहा है इस तमाम तनाजुर में, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि यूएस इसको बैक कर रहा है और मोसाद की स्टेटमेंट्स भी इसके तनाजुर में आई हैं? जी, एक तासुर ये पाया जाता है कि अमेरिका और इसराइल इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए, बट एट द सेम टाइम देखें, ये काउंटर प्रोडक्टिवली वर्क करता है। जब अनाउंस किया मोसाद ने कि हम आपके साथ जमीन पे हैं और हमारे एजेंट्स काम कर रहे हैं, तो आधे लोग तो प्रोटेस्ट से वहीं वहीं से गायब हो गए। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है कि फॉरेन इंटरफेरेंस जहां पे हो रही है, क्योंकि ओवरऑल ईरानियन सेंटिमेंट इज अगेंस्ट अमेरिका एंड इसराइल। जो लोग हैं वो जेन्युइनली इसराइल और अमेरिका से यहाँ पे काफी ज्यादा खफा हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके सामने जो भी शाह के दौर में हुआ, बट एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है वो ये फील कर रही है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। एक तासुर ये भी कहता है कि नहीं, अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पिछली जो 12 दिन की जंग हुई, ये ट्रायल हो चुका है पहले भी। 12 दिन की जंग के दौरान रिजीम चेंज की, सो कोट एंड कोट रिजीम चेंज की जो रेटरिक थी, वो दोबारा रिट्रैक्ट कर दी गई, और एट द एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही कहना पड़ा इसराइल को कि प्लीज बैक ऑफ, आप अपने जहाज वापस बुलाएं। तो एक तासुर ये भी है कि शायद अमेरिका अटैक ना करे, क्योंकि काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और वो सीख चुकी है चीज। अच्छा जॉन, ये बता दीजिए कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुजाहरे ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है कि वो रूस में जाके पनाह ले लें। आया कि उन्होंने तरदीद भी की है, इसकी तर्जमान की जानिब तरदीद भी आई है, लेकिन आपके ख्याल में क्या मामला चल रहे हैं इस हवाले से? ये वही वाली बात है जो पाकिस्तान इंडिया की टेंशन के दौरान जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि हमने कराची के ऊपर कब्जा कर लिया है, लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया है, और जो है सारे लीडर्स छुप गए हैं। देखिए, ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस बहुत जोरों शोर से ईरान के ऊपर ऑब्वियसली चल रहे हैं, और किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन को बनाने के लिए कंसेंट को मैन्युफैक्चर करना जरूरी होता है। उसके अंदर डिस्टेबलाइजेशन टैक्टिक्स यूज होती हैं, और हर मुल्क करता है ये चीज। ईरान के अंदर जहां तक बात रही, 12 दिन की जंग हुई है, आपके सामने है। ईरान इराक की जंग हुई है ईरान के अंदर, जिसके अंदर खामनाई साहब जो सुप्रीम लीडर हैं यहाँ के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और हफ्ते 3 बॉम्बिंग्स हुई थी। तो तब नहीं भागे तो अब क्यों भागेंगे? और दूसरी बात यह कि जो गैब्रियल वैगनर, ये खबर जो आई है उसको आप ट्रेस बैक कर सकते हैं। गैब्रियल वैगनर ने टाइम्स को रिपोर्ट किया है। गैब्रियल वैगनर जो हैं वो खुद से जूइश क्रॉनिकल्स की जर्नलिस्ट हैं, टेल अवीव में बेस्ड हैं, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, आप पढ़ सकते हैं, टाइम्स के अंदर साइट किया है, अकॉर्डिंग टू इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। अब ये कौन सी रिपोर्ट्स हैं, इसके अंदर फैक्चुअल चीजें क्या हैं, कोई चीज है, कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है? कोई इस चीज का जो है वो जिक्र नहीं किया गया। और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई, आई डोंट थिंक कि कोई सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिडोमिनेंट देखें आइडियोलॉजिकल स्टेट है ईरान, और आइडियोलॉजिकली बड़ा स्ट्रांग है।
सावाक के दौर में, शाह के दौर में, जब आयतुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह खामनाई से पहले जो थे सुप्रीम लीडर, जो लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन कहे जाते हैं, उनके ऊपर फांसी की सजा सुनाने वाले थे और ऑब्वियसली उनको यहाँ पे खतरा था कि उनको यहाँ पे फांसी दे दी जाएगी, लेकिन मजबूरन शाह को भेजना पड़ा। ऐसा नहीं कि वो भागे या यहाँ से चले गए, उनको मजबूरन एग्जाइल करना पड़ा क्योंकि अवामी नोशन जो है वो जनरली रेवोल्यूशन के साथ है। ठीक है जॉन हुसैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जॉन हुसैन ईरान से भी हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि यूएस और मोसाद मिलकर जो है ये मुजाहरे करवा रहा है। हमें नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।